हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजा भैया के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जो भी सांस्कृतिक विकास हुए। कौन से विकास हुए? सांस्कृतिक विकास हुए। तो देखो, चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या आता है कि इस चैप्टर में हम कितनी लंबी यात्रा पर जाएंगे, या इस चैप्टर में हम कितना कब से कब तक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। कितनी लंबी यात्रा पर जाएंगे? 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दार्शनिकों के बारे में। अच्छा, ये दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक वह, जैसे कि आपने भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा, महावीर जी के बारे में सुना होगा, इन सब व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, और हम इस चैप्टर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दार्शनिक होते थे, इन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। क्या 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 किए बच्चों? कौन कौन से प्रयास किए, इसको भी हम समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि जो ये दार्शनिक होते थे या विचारक होते थे, इनके विचारों को किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में इकट्ठा किया गया। ये जो दार्शनिक होते थे ना, इनके विचारों को किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में क्या किया गया बच्चों? इकट्ठा किया गया। ये भी जानने की क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मौखिक परंपरा और लिखित परंपरा। तो इसको एक बार रिविजन कर लो जल्दी से। इस चैप्टर में हम कितनी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं? 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दार्शनिक होते थे, उन्होंने अपने आप को समझाने के लिए, समाज में समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। हम ये देखेंगे कि ये जो दार्शनिक होते थे, इनके विचारों को किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित किया गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन दार्शनिकों को स्थापत्य कला व मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। मतलब क्या हुआ कि ये जो दार्शनिक होते थे, इन्हें मूर्ति कला व स्थापत्य कला के माध्यम से कैसे वह अभिव्यक्ति, मतलब किस तरह से ये फेमस हुए, कैसे लोगों ने इन्हें जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमने यहाँ से यहाँ तक देखी, ये सब चीज़ें क्या बताती है? ये सब चीज़ें बताती है हमें कि इन दार्शनिकों और विचारकों का जो प्रभाव था जनता पर, आम जनता पर, बहुत ही स्थायी प्रभाव था। लंबे समय तक इनका प्रभाव हुआ करता था। ठीक है, पर हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस होगा, वो मेन फोकस कहाँ होगा? हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस होगा बौद्ध धर्म पे। कहाँ पे होगा बच्चों? बौद्ध धर्म पे। इस चैप्टर में हम विशेष अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म का। किसका अध्ययन करेंगे? बौद्ध धर्म का। हम ये भी देखो, ये हमारा मेन फोकस तो बौद्ध धर्म पे होगा। क्या उस समय बौद्ध धर्म अकेले विकास आया था? बौद्ध परंपराओं का विकास हुआ था? ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी कई अन्य परंपराएं विकसित हुई थी। ये परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई थी। ये जो बौद्ध धर्म होता था, या कोई सी भी परंपरा थी, आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 64 नए संप्रदायों का, परंपराओं का उदय हुआ था। ये एक दूसरे के साथ लगातार क्या करते थे? वाद विवाद करते थे। लगातार क्या करते थे? संवाद करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? एक और बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में हम कितनी लंबी यात्रा पर जाएंगे? 1000 साल की लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दार्शनिकों के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने मतलब दार्शनिकों ने समाज में अपनी स्थिति को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि दार्शनिकों के विचारों को किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित किया गया, और इन्हें दार्शनिकों को स्थापत्य कला व मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। ये सब चीजें बताती है कि जनता पर इनका प्रभाव कैसा था? स्थायी प्रभाव था। हालांकि हमारा मेन फोकस जो होगा कौन से धर्म पे होगा? बौद्ध धर्म पे होगा। ठीक है, क्या बौद्ध परंपरा अकेले विकसित हुई थी? बौद्ध परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई थी। इसके साथ कई अनेक परंपराओं का भी विकास हुआ था। ठीक है, जो लगातार एक दूसरे के साथ क्या करते थे? वाद विवाद करते थे और संवाद करते थे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे का पढ़ते हैं। देखो, ध्यान देते हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग रोमांचक इतिहास है, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, इतना इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, जो हमें बोरिंग लगती है जो इतनी रोमांचक इतिहास है, उसमें हम ये देखेंगे कि इस इतिहास को पुनः निर्माण, दोबारा से निर्माण करने में इतिहासकारों ने
किन किन स्रोतों सोर्सेस का यूज किया है, इस्तेमाल किया है। तो इतिहासकारों ने इस इतिहास को दोबारा से लिखने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों और इसके अलावा इमारतों का भी प्रयोग किया है पुराने, और अभिलेखों का भी प्रयोग किया। अच्छा, अभिलेख के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक है। अभिलेख क्या होता है? किसी भी ठोस पदार्थ पे खोद करके लिखना ही अभिलेख कहलाता है, ठीक है। तो और कई सारे भौतिक साक्ष्य भी मिले हैं, उपलब्ध हुए हैं। और उस समय की जो सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जो इमारत है वह सांची का स्तूप। क्या है बच्चों? सांची का स्तूप। ये स्तूप जो है इस चैप्टर का ना, इस अध्याय का हमारा प्रमुख केंद्र बिंदु है, मेन केंद्र बिंदु। हमारा मेन फोकस ना इस चैप्टर में स्तूपों पे होगा, ठीक है। हम मेन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म का जुड़ाव किससे था? इन स्तूपों से। तो एक बार आप इस सांची का स्तूप को देख भी लेते हैं। ये देखिए, ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में अभी और भी जानकारी ले लेते हैं। और हाँ देखिए, इस स्तूप पे ना ये जो गेट दिख रहे हैं ना, एंट्री के गेट, इसको हम बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? तोरण द्वार। अभी डिस्कशन में आएगा हमारा, तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं। अब पहला हमारा जो थोड़ा पहला पॉइंट है, सांची एक झलक में। सांची एक झलक में। तो सांची को पढ़ने से पहले एक बात समझिए। आपने भारत का मैप में उसको देखा है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है बच्चों? भोपाल। भोपाल के जो सबसे पुराने अवशेष है, सबसे प्राचीन अवशेष और सबसे अद्भुत अवशेष, उनमें से ही एक अवशेष है सांची कनखेड़े की इमारत, जो अभी मैंने आपको दिखाई। उस समय की, बौद्ध धर्म के टाइम की, भोपाल के अंदर जो सबसे पुराने जो अवशेष मिले वो है सांची कनखेड़े की इमारत। भोपाल से जब हम उत्तर पूर्व की दिशा में 20 मील चलते हैं तो एक पहाड़ी की तलहटी पे निचले इलाके में एक गांव बसा हुआ है। इस गांव में पत्थर की कई सारी वस्तुएं मिली, और बुद्ध की क्या मिली? मूर्तियां मिली, और एक पुराना तोरण द्वार भी मिला। तोरण द्वार किसे बोलते हैं मैंने बताया था अभी, एंट्री गेट के को ही तोरण द्वार बोलते हैं। ये जो चीज़ें मिली ना, ये यूरोपीय लोगों को ना बहुत ही रुचिकर, बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। यूरोप के लोग यहाँ पे आते थे, भाई की क्या चीज़ है, वाह, ठीक है। तो यूरोप के लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, और यहीं पे पहुँचते हैं, दौरा करते हैं मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम सांची पहुँचते हैं। वहाँ पे कई हफ्तों तक वो रुकते हैं, और वहाँ पे जो भी पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, उनका अवशेषों का निरीक्षण करते हैं, और उस इलाके का चित्र तैयार करते हैं। चित्र मतलब बोले तो वहाँ का मैप तैयार करते हैं, मैप रेडी करते हैं। और वहाँ के अभिलेखों को उन्होंने पढ़ा। वहाँ पे जो भी अभिलेख मिले, उन अभिलेखों को उन्होंने क्या करा? पढ़ा। और जो सांची का जो गुम्बद था ना, गुम्बद नुमा ढांचा, उसके बीचों बीच क्या करवाई? उन्होंने खुदाई करवाई, ठीक है। और उन्होंने जो भी उन्होंने वहाँ पे सांची में देखा, जो भी उन्हें पता चला, जो भी महसूस हुआ, उन्होंने क्या करा भाई? उन्होंने ना एक इंग्लिश में बुक लिख दी। क्या लिख दी बाबू? बुक। तो भोपाल की जो राजा कह लो, रानी कह लो, वो थी शाहजहाँ बेगम। ये दिख रहा होगा आपको फोटो, शाहजहाँ बेगम वहाँ की नवाब थी, भोपाल की नवाब। इनकी जो आत्मकथा बुक थी वो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताज उल इकबाल तारीख़ भोपाल, ताज उल इकबाल तारीख़ भोपाल। ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखवाई गई थी शाहजहाँ बेगम के द्वारा। उन्होंने आत्मकथा लिखी थी अपनी। बट इस बुक का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था HD वरस्टो ने क्या था 1876 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम इस चैप्टर को। आगे देखते हैं अब यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय लोग 19वीं सदी के दौरान क्या होता, यूरोपीय लोगों को ना सांची का जो स्तूप था इसको लेकर के काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी। इनका मन गया कि भैया हम इस स्तूप को क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। और इसमें ना सबसे पहले फ्रांसीसियों ने जो सांची के स्तूप में जो पूर्वी दिशा की तरफ एक तोरण द्वार था, जो सबसे अच्छा तोरण द्वार था, फ्रांसीसी लोग चाहते थे अपने साथ ना अपने देश के म्यूजियम में ले जाए। म्यूजियम बोले तो संग्रहालय में ले जाए प्रदर्शित करने के लिए। उन्होंने शाहजहाँ बेगम से परमिशन भी मांगी फ्रांसीसियों ने, और ऐसा ही कुछ समय बाद ना अंग्रेजों ने भी परमिशन मांगी। बट सौभाग्य से क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही हमने नकली वाला जो प्लास्टर से बना हुआ था वो दे दिया, ठीक है। उससे ही फ्रांसीसी क्या रहेगा, संतुष्ट रहेगा, और अंग्रेज भी। इस प्रकार जो मूल कृति में तो ओरिजिनल वाली जो पूर्वी तोरण द्वार था वो अपनी जगह पर ही रह गया, ठीक है। तो भोपाल के जो शासक थे शाहजहाँ बेगम अभी मैंने देखा था, और इनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम। कौन बच्चों? सुल्तान जहाँ बेगम।
भोपाल के जो राजा शासक थे शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए क्या करा था, धन का अनुदान दिया था। धन का क्या दिया था, अनुदान। यहाँ पे एक और यूरोपीय व्यक्ति आए थे, जॉन मार्शल। अच्छा, जॉन मार्शल को तो आप जानते ही होंगे, आपको पता ही है हड़प्पा सभ्यता की किसने खोज करी थी, जॉन मार्शल ने, है ना। 1924 में विश्व के समक्ष बताया था कि भैया कोई सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो सांची पर ना इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बुक लिखी जो कि सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। अब सुल्तान जहां बेगम कौन है, अभी मैंने बताया था, शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी कौन थे, सुल्तान जहां बेगम थी, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जॉन मार्शल ने, जो किसको समर्पित करती थी, सुल्तान जहां बेगम को। सुल्तान जहां बेगम ने ना सांची के स्तूप के जस्ट बगल में एक संग्रहालय, बोले तो म्यूजियम और अतिथिशाला गेस्ट हाउस खुलवाने के लिए अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने जो अपनी बुक लिखी थी इन्हीं सब चीज़ों पर, विषयों पर लिखी थी। इस पुस्तक को छापने में, जो जॉन मार्शल ने बुक लिखी थी, इस पुस्तक को भी छापने में किसने पैसे दिए थे, सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, ठीक है। इसीलिए देखो ये जो स्तूप आज बचा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित क्यों है, तो वहाँ के जो शासक होते थे ना, उनकी विवेकपूर्ण नहीं थी, उनका जो शांति से लिया हुआ डिसीजन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अच्छा, कई बार देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सांची का स्तूप किन किन लोगों से बचा रह गया। तो सांची का स्तूप देखो रेल के ठेकेदारों से, और जो लोग यूरोप के लोग जो अपने साथ ले जाना चाहते थे यूरोप के संग्रहालयों में सांची की चीज़ों को, उनसे भी बचा रहा है। और जो सांची का स्तूप था, ये बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण केंद्र की खोज के रूप में माना जाता है। हमें आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसी सांची के स्तूप से मिलती है। और अभी इस सांची के स्तूप को आज़ाद भारत में इसका देखरेख और मरम्मत का काम कौन कर रहा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मरम्मत कराता है, इसका संरक्षण करता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन अपना पढ़ा, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, ठीक है। एंड सेकंड हमने सांची एक झलक में ये भी देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छा थोड़ा सा और देख लीजिए, इसका हल्का सा और देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हम इस चैप्टर के बारे में कहाँ से पता चलता है, हमें बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, इमारतों से। तो और इस चैप्टर का जो मेन इमारत है उस टाइम की, जो सबसे सुरक्षित इमारत है सांची का स्तूप। इमारत क्यों इंपॉर्टेंट होते थे, ये जो टीले क्यों बनाए गए थे, इनके अंदर क्या होता था, ठीक है। अच्छा, जॉन मार्शल ने ना जो स्तूपा का, जो ये स्तूप था सांची का स्तूप, इसको बीचों बीच क्या करवाई, खुदाई करवाई थी, ठीक है। ये भी याद रखना। इनको पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप पर किसने बनवाने के लिए धन दिया, किसने खोज करी, इनमें ग्रंथों और मूर्ति स्थापत्य कला का, अभिलेखों का क्या रोल है, ठीक है। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या बताती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत होगी वो मुझे आप ही लोगों के सलाह से पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड कीप सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन।